मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी होता है। अशोक अपना जेसीबी चलाकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन अशोक अपनी जेसीबी लेकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है और अशोक से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये जेसीबी चाहिए। एक छोटा सा काम निपटाकर ये जेसीबी तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। अशोक को वो आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचता है, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। तब अशोक उस आदमी से कहता है, मैं अब किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा काम बाद में आकर करता हूँ। अशोक की ये बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट करता है। असल में वो आदमी एक जादूगर था। शैतानी जादूगर को देखकर अशोक बहुत डर जाता है और कहता है, ये आदमी तो मुझे जादूगर लग रहा है, अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब अशोक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर जादूगर को देखता रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जादूगर आखिर इसकी जेसीबी के साथ क्या करने वाला है। जादूगर अशोक को कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे तो अशोक का जेसीबी चाहिए था। तब वो जादूगर कहता है, कब से मैं एक ऐसी ही चीज की तलाश में था जिसमें मैं टाइटन मॉन्स्टर का साया डालकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। तब वो शैतानी जादूगर अपनी जादुई छड़ी से एक साया जेसीबी के अंदर डाल देता है, जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब कुछ अशोक वहाँ खड़ा देख रहा था और वो और ज्यादा डरने लगता है। तब जादूगर अपने जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ और जाकर गांव में तबाही मचा दो। ये सब अशोक भी सुन लेता है और वो कहता है, मुझे गांव में जाकर ये बात अपने दोस्त रोहित को बतानी होगी, अब वो ही कुछ कर सकता है। अशोक अपनी जान बचाकर गांव में वापस आता है। तब वो रोहित की लैब की तरफ जा रहा था। तभी रोहित उसे रास्ते में ही मिल जाता है। तब अशोक रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। ये सुनकर रोहित ने कहा, अरे सब ठीक तो है ना दोस्त, मुझे तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं बता सकता दोस्त, यहाँ हमारी बात किसी ने सुन ली तो डर के मारे किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। हमें तुम्हारी लैब में जाना होगा और वहीं चलकर बात करनी होगी। तब वो दोनों रोहित की साइंटिफिक लैब में आते हैं। अशोक रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट अब इसी गांव में आकर तबाही मचाने वाला है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनकर रोहित कहता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक जेसीबी मॉन्स्टर है, इससे तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब रोहित जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाता है और इसमें अपनी एक खास चिप लगाता है, जिससे वो सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ गांव में वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव में खड़ा अशोक कहता है, अरे बाप रे, ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो सब कुछ तबाह कर देगा। मैं अभी जाकर रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ। तब अशोक रोहित की लैब में आकर उसे जेसीबी मॉन्स्टर की तबाही के बारे में सब बताता है। तब रोहित अपने मैजिकल सुपर रोबोट से कहता है, सुपर रोबोट, तुम्हें जाकर जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट का सामना करना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर जेसीबी मॉन्स्टर जिंदा रहा तो वहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब वो सुपर रोबोट अचानक से जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट के सामने आ जाता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर रोबोट को खत्म कर देता है और गाँव में तबाही मचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अशोक और रोहित ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। तब रोहित कहता है, अरे ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मेरा रोबोट इसका सामना नहीं कर पाया। ये सुनकर अशोक ने कहा, रोहित, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना हम दोनों कैसे करेंगे। ये सुनकर रोहित कहता है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त,
मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो इस मुश्किल का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेगा। तब रोहित और अशोक उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे आज कैसे आना हुआ रोहित, काफी दिन बाद मेरे पास आए हो। तब रोहित कहता है, सर हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे गांव में एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट घुस आया है और वो हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। मैंने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। उसने मेरे रोबोट को खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना कैसे करूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। रोहित की बात सुनकर उस साइंटिस्ट ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो रोहित, इसका उपाय है मेरे पास। वो एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट है तो क्या हुआ, अब हम भी इस जेसीबी मॉन्स्टर को हिराने के लिए एक ट्रैक्टर रोबोट बनाएंगे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में जाता है और एक आरसी ट्रैक्टर पर काम करने लगता है और काफी मेहनत के बाद एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। रोहित और अशोक इस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आ रहे थे। तब अचानक उनके सामने मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। देखने में ये लग रहा था कि जैसे जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने आया था, और ऐसा ही होता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट जादूगर के भेजे हुए उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब रोहित उस जादूगर की लोकेशन का पता लगवाता है और आरसी ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाकर उस जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। खुशीपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू, और वो हमेशा नित नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। गुड्डू के बाबूजी उस गांव के सरपंच थे। एक दिन गुड्डू के पिता, बेटा मैं तुम्हें शहर से इतने खिलौने ला के देता हूँ, फिर भी तुम इन छोटे मोटे खिलौनों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना बेटा। पिताजी मैं एक दिन इस गांव की हिफाजत के लिए मैजिकल रोबोट बनाऊंगा जो इस गांव की रक्षा करेगा। आपको याद है ना कि हर साल हमारे गांव में एक शैतानी राक्षस आता है जो गांव में बहुत नुकसान करके जाता है। मैं उसे एक दिन खत्म कर दूंगा। बेटे की ये बातें सुनकर भानु प्रताप उसे लेकर उसके टीचर के पास जाता है और कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मैं इसे साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे बेटे को एक साइंटिस्ट बना देंगे? मैं जानता हूँ आप बहुत धनवान हैं, लेकिन आपका ये बेटा कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये सारा वक्त क्लास में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता है। साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये मेरा बेटा है मास्टर जी, इतना भी नालायक नहीं जितना आप बता रहे हैं। ये पढ़ाई में इसलिए इतना अच्छा नहीं क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहता है, और अब मैं इसका साथ दूंगा। तब गुड्डू का टीचर हंसते हुए कहता है, देखो भानु प्रताप जी, ये बच्चा कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मुझे इसका पता है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप गुड्डू के टैलेंट को समझोगे, लेकिन आप तो बस वही बातें कर रहे हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं। अब देखना मैं गुड्डू को शहर पढ़ने के लिए भेजूं। मेरा बेटा एक साइंटिस्ट बनकर रोबोट बनाएगा और इस गांव को उस राक्षस से निजात दिलाएगा। अरे भानु प्रताप जी, ये कोई मजाक नहीं है कि आपका बेटा साइंटिस्ट भी बन जाएगा और गांव के लिए रोबोट भी बनाएगा। भानु प्रताप गुड्डू को शहर भेजने से पहले कहता है, मैंने तुम्हारे टीचर को चैलेंज कर दिया है कि मेरा बेटा जरूर एक साइंटिस्ट बनेगा। अगर तुम एक साइंटिस्ट ना बन सके तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस तरह गुड्डू शहर पढ़ने चला जाता है। बहुत बरस गुजर जाते हैं। फिर से वो राक्षस खुशीपुर गांव में आता है और गांव का बहुत नुकसान करता है। घरों को तोड़ने लगता है और पूरे गांव में तबाही मचा देता है।
राक्षस के जाने के बाद सभी लोग भानु प्रताप के पास आते हैं। हमने आपको सरपंच बनाया था ताकि आप इस गांव पे कोई मुसीबत आए तो आप इसका उपाय निकाल सकें, लेकिन आप तो बस देखते ही रहते हैं और वो राक्षस तबाही मचाकर चला जाता है। अब जो गांव का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? उन लोगों में गुड्डू का टीचर अविनाश भी था, जो कि अब रिटायर हो चुका था और अब इस गांव का सरपंच बनना चाहता था। वो गांव वालों को भड़काने के लिए कहता है, अब ये सारा नुकसान भानु प्रताप पूरा करेगा, वरना मैं पूरा करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश बाबू? भानु प्रताप, तुमने इतने सालों में इस गांव के लिए किया क्या है, मुझे तो बताओ। मेरा बेटा इस गांव की खातिर शहर एक साइंटिस्ट बनने गया है और वो बहुत जल्द वापस गांव में आ जाएगा और इस गांव में एक लैब बनाएगा। बस बस, अब गांव वालों को ये झूठे ख्वाब दिखाना छोड़ो भानु प्रताप, बहुत हो गया। आज ही नए सरपंच का ऐलान होगा और वो सरपंच मैं खुद हूँगा। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में आता है। तभी अविनाश जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, आप कौन है माई बाप? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं इस गांव में एक लैब बनाना चाहता हूँ। इस गांव का सरपंच कौन है? तब अविनाश भानु प्रताप की तरफ इशारा करके कहता है, ये हमारा सरपंच है, लेकिन आज इसका आखिरी दिन है, कल से मैं इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। तुम इन गांव वालों से कहना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। जब मैं सरपंच बन जाऊंगा तो तुम्हें इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश प्रोफेसर को भानु प्रताप के पास ले जाता है और कहता है, देखो गांव वालों, मैं अभी सरपंच भी नहीं बना और मैंने शहर से इस साइंटिस्ट को बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। ऐसे होते हैं सरपंच। देखो मुझे कितनी फिक्र है आप सबकी। और एक ये है। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत दुखी होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गांव वालों, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद अविनाश जैसा इंसान ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सरपंच साबित हो। ये सुनकर अविनाश बहुत खुश होता है और कहता है, देखा, अब बताओ कौन है तुम्हारा सरपंच? तब वो प्रोफेसर कहता है, भानु प्रताप ही इस गांव का सरपंच रहेगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं। तब भानु प्रताप, तुम कौन हो बेटा और मुझे कैसे जानते हो? मैं आप ही का बेटा हूँ, जिसके लिए आपने दिन रात प्रार्थना की थी और इन गांव वालों की हिफाजत की खातिर अपने बेटे से 20 साल दूर रहे। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, अविनाश आप लोगों से झूठ बोल रहा था। इसने प्रोफेसर को नहीं बुलाया, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है और ये हमारे गांव को बचाने के लिए आया है। तब अविनाश, अरे मुझे तो पता था ये तुम्हारा ही बेटा है, आखिर मैं इसको किस तरह भूल सकता हूँ, ये मेरा ही स्टूडेंट है। आपने तो मुझे नालायक कहा था ना कि मैं कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, और अब आप इस गांव पर कब्जा करने वाले थे। सभी गांव वाले अविनाश को बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने पुरखों की एक हवेली में अपनी लैब बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद भानु प्रताप लैब में प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम एक रोबोट बनाकर मेरा सपना कब पूरा करोगे? तुम्हें पता है कि 10 दिन बाद वो राक्षस हमारे गांव में आएगा और हमला कर देगा। क्या तुम तैयार हो उसके हमले के लिए? तब प्रोफेसर कहता है, हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। इस लैब में मैं अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैंने एक रोबोट का मॉडल भी तैयार कर लिया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। सुपर बाइक रोबोट को देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे बेटे। अब ये रोबोट हमारी और इस खूबसूरत गांव की रक्षा करेगा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। 10वें दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आ जाता है और हमेशा की तरह तबाही मचाने लगता है। उसे क्या पता था कि इस बार एक सुपर बाइक रोबोट उसे खत्म करने के लिए आया है। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक पर उस टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाता है।
देखते ही देखते सुपर बाइक एक सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। आखिर में सुपर बाइक रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। शहर में थॉमस वेन नाम का आदमी रहता था। वो शहर का सबसे बड़ा धनवान था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था ब्रूस। ब्रूस को बचपन से ही कुछ चीजों से बहुत डर लगता था। वो सबसे ज्यादा बैट से डरता था। एक दिन थॉमस वेन अपनी फैमिली के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के ऊपर एक ब्लैक स्पाइडरमैन आ जाता है। उसे एक नायाब खजाना चाहिए था जो ब्रूस की मां ने पहना हुआ था। तब ब्रूस की मां कहती है, ये मेरा शादी का पहला गिफ्ट है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये सुनकर ब्लैक स्पाइडरमैन ब्रूस की मां पर हमला करता है और अपने जालों के वार से उसकी मां को खत्म कर देता है। ब्लैक स्पाइडरमैन थॉमस वेन को भी मार डालता है और वो नेकलेस ब्रूस की मां के गले से निकालकर वहां से चला जाता है। ब्रूस बहुत घबरा जाता है क्योंकि अब वो अनाथ हो चुका था। तब थॉमस वेन के एक दोस्त जो कि थॉमस वेन की कंपनी में काम भी करते थे, वो ब्रूस के गार्डियन बनते हैं और ब्रूस का अपने बेटे की तरह ख्याल रखते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाने के बाद ब्रूस जवान हो जाता है। ब्रूस थॉमस वेन की इकलौती औलाद थी, इसलिए अब सारी दौलत का मालिक ब्रूस बन चुका था और वो अब इस शहर का सबसे धनवान लड़का था जो कुछ भी कर सकता था। लेकिन न जाने क्यों ब्रूस को चैन नहीं था। उसे हमेशा वो लम्हा याद आता था जब ब्लैक स्पाइडरमैन ने उसकी माँ और पिता दोनों को मार डाला था। तब ब्रूस सोचता है, मैं उस ब्लैक स्पाइडरमैन से अपना बदला जरूर लूंगा। तब ब्रूस के अंकल उसके पास आते हैं और ब्रूस को बताते हैं, तुम्हारा दुश्मन ब्लैक स्पाइडरमैन बहुत शक्तिशाली है बेटा, वो जिसे चाहता है उसको मार डालता है। तुम्हारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए पहले तुम्हें भी बहुत मजबूत बनना होगा। तब वो ब्रूस को एक ऐसे साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं जो कि सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम और हथियार बनाता था। ब्रूस उस साइंटिस्ट से कहता है, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे एक बैट्स की तरह का लिबास बनाकर दो जो बहुत मजबूत हो। तब ब्रूस के अंकल कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम तो बैट से हमेशा डरते थे। तब ब्रूस कहता है, अंकल अब मुझे अपने डर को ही अपनी ताकत बनाना होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एक ब्लैक स्पाइडर है, तो मैं अपने डर को अपनी ताकत बनाकर उससे लड़ने जाऊंगा। कुछ दिन बाद वो साइंटिस्ट ब्रूस को बैटमैन का एक कॉस्ट्यूम बनाकर देता है। तब ब्रूस उस लिबास को पहन लेता है और साइंटिस्ट से कहता है, मैंने ये कॉस्ट्यूम सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए बनवाया है। इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैं ही बैटमैन हूँ। साइंटिस्ट ब्रूस को एक बैटमैन कार भी बनाकर देता है। बैटमैन की ये कार किसी टैंक से कम नहीं थी और इसका कॉस्ट्यूम इतना पावरफुल था कि वो दुनिया के किसी भी सुपर हीरो से लड़ सकता था, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में एक सुपर हीरो की तरह बहुत सी शक्तियां थीं। बैटमैन अब एक सुपर हीरो बन चुका था। शहर में कोई भी मुसीबत आती तो वहां बैटमैन आकर उसका सामना करता था। एक दिन एक बच्चा ट्रक के नीचे आने ही वाला था कि वहां पर बैटमैन आकर उस बच्चे को बचा लेता है। एक दिन बैटमैन सोचता है, अब इस ब्लैक स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहिए। पूरे शहर में वो ब्लैक स्पाइडरमैन को ढूंढने लगता है। आखिरकार बैटमैन ब्लैक स्पाइडरमैन को ढूंढ ही लेता है। ब्लैक स्पाइडर बैटमैन को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तब बैटमैन उसे बताता है, मैं वो हूँ जिसके माता पिता को तुमने एक खजाने के लिए मार डाला था।
अब मैं तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ। तब ब्लैक स्पाइडर कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता की तरह मार डालूंगा। तब दोनों सुपर हीरोज में जंग छिड़ जाती है। बैटमैन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो ब्लैक स्पाइडरमैन को खत्म कर देता है और अपना बदला ले लेता है। बैटमैन अपने अंकल के पास आता है और कहता है, आज मैंने अपने माता पिता का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, क्योंकि अब मैं इस शहर में किसी को भी जुर्म नहीं करने दूंगा, और अगर कोई मुझे या इस शहर को नुकसान पहुंचाने का सोचेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब दुनिया के सभी सुपर हीरोज को पता चल चुका था कि एक नए सुपर हीरो का जन्म हुआ है, जिसका नाम है बैटमैन, और वो बहुत शक्तिशाली है। ये सब सुनकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो आयरन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, पता नहीं क्यों सब सुपर हीरो बैटमैन को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हैं, कहीं ये सब मिलकर बैटमैन को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो ना बना दें। इसलिए मुझे अब बैटमैन को सबक सिखाना होगा, मैं जाकर उसे खत्म कर दूंगा, तब हर किसी को पता चल जाएगा कि सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो कौन है। ये बात बैटमैन को भी पता चलती है कि आयरन मैन मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, हो सकता है वो मेरे शहर को भी तबाह करना चाहता हो। तब उस शहर में आयरन मैन आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था, वो बस इस दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहता था। आयरन मैन को बैटमैन की तलाश थी। वो शहर में तबाही मचाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन लोगों को बचाने जरूर आएगा। आयरन मैन अपनी शक्तियों से वहां खड़ी गाड़ियों को आग लगा देता है, लेकिन बैटमैन अपनी कार से उस आग को बुझा देता है। तब दोनों सुपर हीरोज आमने सामने आ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? तब बैटमैन कहता है, मेरा मकसद इस दुनिया को जुर्म से बचाना है, और तुम जैसे घमंडी सुपर हीरो का खात्मा अब मुझे करना ही पड़ेगा। आखिर में बैटमैन आयरन मैन को खत्म कर देता है और अच्छाई की जीत होती है।